चैप्टर 571 वेदांत किचन में। वामिका अंदर कमरे में सिद्धि के पास थी। सिद्धि अभी तक बेहोश थी और वामिका के आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन खुद से बोली, कार्तिक, मैं कुछ नहीं कर पा रही, ना दादी को बचा पाई और ना ही सिद्धि का ख्याल रख पा रही हूँ। देखो सिद्धि की क्या हालत हो गई है, एक एक पैसे को हम दोनों मोहताज हो गए हैं। काश तुम होते तो हम इतने परेशान नहीं होते। वामिका मन ही मन कार्तिक से बातें कर रही थी और तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वामिका ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पलट कर देखा तो वो वेदांत था। वेदांत बोला, वामिका, सब ठीक हो जाएगा। वामिका ने अपने आंसू पोंछ लिए और नस को देखकर कहा, अंडस को मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा। नस हैरानी से वामिका को देखने लगी क्योंकि उसने अभी अभी सिद्धि के कपड़े चेंज किए थे। नस ने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इतने में वामिका ने फिर कहा, मेरा भाई कब तक ठीक हो जाएगा। नस बोली, होश आते ही आप इसे घर ले जा सकती हैं। इतना कहकर नस कंधे उचकाकर वहां से चली गई। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वो लड़की को अपना भाई क्यों बोल रही थी। वेदांत बोला, अंडस को फिक्र मत करो, सिद्धार्थ को जल्दी होश आ जाएगा। लेकिन वामिका के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वेदांत कमरे से बाहर आ गया। सार्थक वेदांत को देखकर बोला, होश आया उसे। वेदांत ने नामे गर्दन हिला दी और बोला, तेरे लिए बाहर से चाय लेकर आऊं। सार्थक बोला, मुझे तो भूख लग रही है। वेदांत ने कहा, अभी चलेंगे यार, पता नहीं वामिका ने कुछ बनाया भी होगा या नहीं, आसपास कोई रेस्टोरेंट होगा तो पैक करा लेंगे। वेदांत ने नोटिस किया कि सार्थक थोड़ा उदास है। सार्थक को बार बार वो सीन याद आ रहा था जब सिद्धि भागते हुए आई और उसने सार्थक को बचा लिया। वेदांत बोला, क्या हुआ? सार्थक बहुत उदास नजर आ रहा है। सार्थक बोला, यार आज सिद्धि नहीं होती ना तो वो कंटेनर मेरे ऊपर गिर जाता और मेरे होने वाली बीवी हमेशा के लिए विधवा हो जाती। वेदांत आंखें फाड़े सार्थक को देख रहा था। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी उसे मजाक सूझ रहा था। वेदांत ने एक बार नामे गर्दन हिलाए और जाता हुआ बोला, बता दे तेरे लिए चाय लानी है या नहीं। सार्थक बोला, अंडस को नहीं, चाय नहीं पीनी। वेदांत उस छोटे से हॉस्पिटल के बाहर गया, वहां से 2 कप चाय लेकर फिर से अंदर आया और सीधा वामिका के कमरे में गया। उसने एक गिलास वामिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, थोड़ी चाय पी लो, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा वो। वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, चाय नहीं चाहिए। वेदांत अचानक से बोला, लेकिन तुम तो चाय पीती हो। ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखने लगी। उसे कभी कभी ऐसा महसूस तो होता था जैसे उसने वेदांत को कहीं देखा है, लेकिन कभी उसे याद नहीं आया कि उसने वेदांत को कहाँ देखा है। वामिका के ऐसे देखने से वेदांत अपने होश में आया और बोला, मेरे कहने का मतलब है चाय तो तुम पी लेती हो ना, थोड़ी चाय पी लो, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना उसके साथ। वामिका ने फिर मना नहीं किया और चुपचाप चाय का गिलास पकड़ लिया। वामिका वही सिद्धार्थ के पास बैठी थी और वेदांत भी वहीं बैठ गया। हालांकि वामिका को वेदांत का उसके आगे पीछे घूमना अच्छा नहीं लगता था। उसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि वो वेदांत पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी, या कह सकते हैं उसे डर था कि कहीं उसे वेदांत पसंद न आ जाए और वो कार्तिक को धोखा ना दे दे। लेकिन अगर कार्तिक उसे देख रहा होता तो यही तो चाहता कि वामिका अपनी बीती जिंदगी को भूलाकर वेदांत के साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वेदांत और वामिका की जिंदगी इतनी आसानी से शुरू नहीं होती, खासकर वामिका की तरफ से। थोड़ी देर बाद सिद्धि को होश आ गया। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसकी आंखों के सामने वामिका थी और वेदांत, दोनों खड़े थे। सार्थक अभी तक अंदर नहीं आया था। शायद वो सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बाहर ही खड़ा रहा, या कह सकते हैं इसकी खुद की हरकतों की वजह से वो बाहर खड़ा था। उसे खुद सिद्धि को फेस करते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही थी। करीब 1 घंटे बाद सिद्धि अपने कमरे में थी और वामिका ने उसे लेटा दिया था। वेदांत और सार्थक वहीं खड़े थे और दोनों ही ऐसे खड़े थे जैसे कितने मासूम और भोले हो, जैसे उन्हें कुछ भी ना पता हो। वामिका सिद्धि के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तुम आराम कर लो,
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर वामिका उठी और वेदांत सार्थक को देखकर बोली, मैं अभी खाना बना देती हूँ, आधे घंटे में बन जाएगा। इतना कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी सिद्धि ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, वामिका हाथ में दर्द हो रहा है। ये सुनकर वामिका पलट गई और भागती हुई सिद्धि के पास आई और उसके हाथ को हल्का सा सहलाते हुए बोली, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सिद्धि ने हमें गर्दन हिला दी। सार्थक कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत ने सार्थक का हाथ पकड़ लिया और वामिका को देखकर बोला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं और सार्थक खाना बना देते हैं, तुम अपने भाई के पास बैठो, इसे तुम्हारी जरूरत है। वामिका बोली, नहीं साहब, मैं बना लूंगी, आप उस किचन में खाना नहीं बना पाएंगे, मेरा मतलब है हमारा किचन छोटा सा है और आपको वहाँ सामान भी नहीं मिलेगा, मैं बना दूंगी खाना। फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, भाई मैं आधे घंटे में आती हूँ। वो उठती उससे पहले ही वेदांत ने फिर से उस पर दबाव बनाते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना वामिका, मैं खाना बना दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं किचन भी ज्यादा गंदा नहीं करूंगा। वामिका कुछ बोलती उससे पहले ही सार्थक बोला, हाँ हाँ हम खाना बना लेंगे, तुम्हारे लिए भी बना देंगे, तुम बताओ क्या खाती हो। वामिका सिद्धि की ओर देख रही थी और सिद्धि वामिका की ओर, दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। वामिका ने एक बार फिर कहा, नहीं अब से नहीं बनेगा, मैं बना देती हूँ ना। वेदांत बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। वामिका ने ना गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तो भला मैं आपको चैलेंज क्यों करूंगी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप उस किचन में खाना नहीं बना पाओगे, आपको सामान नहीं मिलेगा। वेदांत बोला, तुम अपने भाई के पास बैठो और देखो मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। इतना कहकर वेदांत ने सार्थक का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर आते ही सार्थक ने वेदांत का हाथ झटकते हुए कहा, चाय बनानी तो तुझे आती नहीं, तू खाना कैसे बनाएगा। अगर सिद्धि के पास किसी को बैठना ही था तो मैं बैठ जाता। वेदांत ने आंखें फाड़े सार्थक को देखा तो सार्थक ने अनजान बनते हुए कहा, अंडस्को, मेरे कहने का मतलब है वामिका खाना बना लेती और मैं सिद्धि उर्फ सिद्धार्थ के पास बैठ जाता, लेकिन तुमने तो मेरा प्लान ही चौपट कर दिया। वेदांत अब भी आंखें फाड़े सार्थक को देख रहा था, फिर उसने साफ साफ लफ्जों में कहा, तुझे सिद्धि अच्छी लगती है। सार्थक ने ना में गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों सिद्धि के पास बैठना है। सार्थक बोला, यार कुछ भी है, लेकिन सिद्धि ने मुझे बचाया है, इंसानियत के नाते ही सही मुझे उसके पास होना चाहिए। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और बोला, तू पागल है, मैं नहीं इंसानियत के नाते उसके पास जाकर बैठेगा, उसके पास वामिका है और उसे तेरे साथ नहीं वामिका के साथ बैठना है। अब चल मेरे साथ किचन में आजा, देखते हैं दोनों भाई क्या बनाते हैं। सार्थक बोला, मुझे तो लग रहा है तू वामिका को उल्लू बना देगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शौर्य और राजवीर दोनों ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। दोनों की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। दोनों ही गाड़ी से उतरे तो उनकी नज़र सरगम और देव पर गई, जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे। सरगम को देखकर शौर्य और राजवीर दोनों को तरस आ गया। दोनों अभी भी अपने माँ बाप से मिली भी नहीं थी और इतना सब कुछ हो गया। वही सरगम की नज़र जैसे ही राजवीर और शौर्य पर गई, उसका रोना और तेज हो गया। देव ने फिर राजवीर और शौर्य को देखा। राजवीर और शौर्य दोनों ही देव के पास आए। देव ने उन्हें सारी बातें बता दी। राजवीर ने कहा, सरगम फिक्र मत करो, हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। देव अब सब कुछ हम देख लेंगे, तुम सरगम को लेकर होटल जाओ और पहली फ्लाइट से इंडिया चले जाओ, यहाँ हम संभाल लेंगे। देव बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा फूफा जी, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कृष मीरा के साथ आया था, उनके साथ ही जाऊंगा। शौर्य ने कहा, देव राजवीर की बात मानो, जो ये कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, हो गया तुम्हारा हनीमून, अब चुपचाप वापस जाओ, सरगम को उसके पेरेंट्स से मिलवा दो, कृष मीरा के बारे में कुछ मत बताना, उन्हें हम ले आएंगे। देव वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर और शौर्य ने उन्हें वहां से जाने के लिए फोर्स किया तो देव सरगम को जैसे तैसे मनाकर वहां से ले गया। देव और सरगम के जाते ही शौर्य और राजवीर पुलिस स्टेशन के अंदर गए।
दोनों जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तब से सीधा यही आ गए थे, फ्रेश होने के लिए भी होटल नहीं गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो मीरा सेल में एक तरफ बैठी हुई है और उससे थोड़ी दूर पर कृष एक बेंच पर बैठा हुआ है। मीरा की नज़र जैसे ही राजवीर और शौर्य पर गई, वो जोर जोर से रोने लगी। उसे एक उम्मीद दिखाई दी। मीरा के रोने से कृष अपने होश में आया और उसने शौर्य और राजवीर को देखा तो राजवीर ने अपनी बाहें फैला दी और कृष तेज कदमों से आगे बढ़कर राजवीर के गले लग गया। राजवीर ने कृष को संभालते हुए कहा, अंडस्को, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। राजवीर ने कृष को दूर किया और कृष ने फिर शौर्य को गले लगाकर कहा, मीरा मर जाएगी, वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाएगी, प्लीज मामू कुछ कीजिए। शौर्य ने कृष के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, हम कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा, ये बताओ इंस्पेक्टर से क्या बात हुई। कृष ने फिर जो इंस्पेक्टर से बात हुई थी वो सारी बातें शौर्य राजवीर को बता दी। राजवीर ने सारी बात सुनकर मीरा की ओर देखा तो मीरा तो अभी भी खड़ी होकर राजवीर और शौर्य को देख रही थी। राजवीर मीरा के पास आया, उसने अपना एक हाथ सेल के अंदर डालकर मीरा के आंसू पोंछे और बोला, अंडस्को, बच्चा रोते नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा और तुमने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं, तुम तो बहुत ब्रेव हो, बहुत ज्यादा। हर लड़की तुम्हारी जैसी हो जाए तो ऐसे बिगड़े हुए लड़कों को अकल आ जाए। अब बिल्कुल मत रोना, बिल्कुल भी नहीं। मीरा ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडस्को, फूफा जी प्लीज मुझे ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे ले चलिए, फूफा जी प्लीज ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, फूफा जी प्लीज। राजवीर ने मीरा को समझाते हुए कहा, हाँ तुम्हें लेने ही आए हैं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो अब शांत हो जाओ, मैं अभी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। इतना कहकर राजवीर ने जैसे तैसे मीरा से अपना हाथ छुड़वाया। मीरा राजवीर का हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन छोड़ना तो पड़ता। राजवीर ने शौर्य को इशारा किया और फिर वो दोनों इंस्पेक्टर के केबिन की ओर चले गए। वहीं कृष मीरा के सामने ही खड़ा था। फिर वो बोला, परेशान मत रहो, सब ठीक हो जाएगा। शौर्य और राजवीर दोनों ही मिस्टर पांचाल के सामने बैठे हुए थे। मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए कुछ प्रोटोकॉल है, उसके बिना तो मैं बेल दे नहीं सकता। ये तो मेडिकल रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि मीरा ने ही उस लड़के को मारा है। शौर्य बोला, तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए था। मिस्टर पांचाल ने कहा, देखिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि मैं आपका केस कोर्ट में जल्दी सबमिट करवा सकता हूँ। आपको जितनी बहस करनी है आप लॉयर से कीजिए, यहाँ के सिस्टम से कीजिए, मेरा जो काम है वही कर सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से करूँगा। आज का दिन और है, कल कोर्ट में मीरा की पेशी होगी, तब तक आप कोई लॉयर हायर कर लीजिए जो इस केस को पूरी ईमानदारी से लड़े। मिस्टर पांचाल ने शौर्य को देखा, शौर्य ने राजवीर को। शौर्य बोला, अंडस्को, मैं खुद को लॉयर हूँ, मैं ये केस खुद लड़ूंगा। थोड़ी बहुत देर तक उन सबके बीच में बात हुई होती रही। फिर राजवीर और शौर्य दोनों ही बाहर आ गए। राजवीर ने कहा, तू कैसे लड़ेगा? शौर्य बोला, अंडस्को, हाँ मैं कैसे लड़ूंगा। राजवीर बोला, अंडस्को, तेरे पास डॉक्यूमेंट है। शौर्य ने कहा, मैंने सब नकली बनवा लिया है, मेरे अलावा कोई केस नहीं लड़ सकता। राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और बोला, हमें बहू को घर लेकर जाना है और तू कैस लड़ेगा, तब तो कैस 5-6 साल आराम से चलेगा। शौर्य ने राजवीर के कंधे पर अपना कंधा मारते हुए कहा, अंडस्को सीनियर थोड़ा कम बोल, मैंने कहा ना मैं लड़ लूंगा, किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते, कैस तो मैं ही लड़ूंगा। चैप्टर 572 गिलहरी आई एम सॉरी। शौर्य बहुत कॉन्फिडेंट था और राजवीर का दिमाग खराब हो रहा था। राजवीर बोला, अंडस्को, पक्का तू मीरा को बचा लेगा पहले ही हियरिंग में? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, तो फिर ठीक है, मीरा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तूने लॉ की पढ़ाई नहीं की और तू नकली डॉक्यूमेंट से केस लड़ेगा, लेकिन अगर तेरे डॉक्यूमेंट पकड़े गए तो? शौर्य बोला, अरे तो मुझे कौन सा लॉ में अपना करियर बनाना है, केस ही तो लड़ना है, मैं लड़ लूंगा। अब राउडी ब्रदर्स में से पृथ्वी को बुलाकर ला नहीं सकते, उसे तो वैसे ही गोली लग गई, तो केस तो मुझे ही लड़ना पड़ेगा।
राजवीर और शौर्य दोनों ही मीरा के पास आ गए। शौर्य ने मीरा को देखकर कहा, मीरा आज की रात और कल हम कोर्ट में होंगे और तुम फिक्र मत करो, मैं पहली ही हियरिंग में तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और आज़ाद नहीं करा पाया तो बेल तो जरूर दिला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मीरा सुबकते हुए बोली, मामू आपको केस लड़ना आता है। अब राजवीर और शौर्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शौर्य ने कहा, हाँ मुझे केस लड़ना आता है, लेकिन मैंने काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में कृष भी वहां आ गया। कृष ने राजवीर को देखकर कहा, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? राजवीर बोला, कल पहली हियरिंग है, कोशिश करेंगे पहली ही हियरिंग में मीरा को आज़ाद करवा दे, फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। शौर्य बोला, कृष तुम मीरा के साथ रहो, मुझे और राजवीर को बहुत काम करना है। कृष ने हमें गर्दन हिलाए और राजवीर और शौर्य दोनों ही वहां से चले गए। शौर्य गाड़ी चला रहा था और राजवीर बैठा था। उसने कहा, क्या करना है? शौर्य ने कहा, पहले तो वीरा और विराज को देखने चलते हैं, देखते हैं उनकी बॉडी में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हैरानी से शौर्य को देखकर कहा, यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं वीरा और विराज को ऐसे नहीं देख सकता। शौर्य बोला, लेकिन देखना पड़ेगा, अब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो उनसे भी मिलकर जाएंगे, कम से कम उन्हें बता तो दे कि उनकी बेटी मिल गई। राजवीर को अब शौर्य की बात सही लगी और दोनों वीरा और विराज से मिलने के लिए सहमत हो गए। अगले 1 घंटे में शौर्य ने गाड़ी एक अस्पताल के बाहर रोकी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। उस अस्पताल का अपना ही रिकॉर्ड था कि वहां एडमिट होने वाला हर मरीज ठीक होकर ही जाता था और इसीलिए शौर्य ने वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल में से एक अस्पताल में वीरा और विराज को एडमिट कराया था, दुनिया से छुपा के, दुश्मनों से छुपा के, ताकि किसी को भनक न लगे वीरा और विराज जिंदा है। दोनों ही एक कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन दोनों के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। जब से वीरा विराज वहां एडमिट हुए थे, तब से ज्यादातर शिवाय और दिव्यांश ही उनसे मिलने आते थे। आज पहली बार राजवीर और शौर्य उनसे मिलने आए थे। शायद अगर मीरा के साथ ये प्रॉब्लम ना होती तो वो आज भी नहीं आते। राजवीर और शौर्य दोनों की आंखों के सामने वीरा और विराज घूम रहे थे। उन्हें एक एक करके कुछ पल याद आ रहे थे जो उन्होंने वीरा और विराज दोनों के साथ मस्ती में बिताए थे। आखिरकार दोनों ही उस कमरे के अंदर गए। एक तरफ वीरा एडमिट थी और एक तरफ विराज बेड पर लेटा हुआ था। दोनों के मुंह पर ऑक्सीजन लगी हुई थी। शौर्य ने डॉक्टर से कहा था कि वो दोनों को एक जगह ही रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि उन दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। अच्छे वक्त में भी वो एक साथ ही थे, तो बुरे वक्त में भी एक साथ ही होंगे। दोनों ने पहले विराज को देखा। बहुत कमजोर हो गया था विराज, आखिर करीब 10 साल से कोमा में था। शौर्य ने विराज का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को चूमकर कहा, सब ठीक हो जाएगा विराज, तुझे तो हम जिंदा लेकर जाएंगे। शौर्य की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और वीरा के पास गया। शौर्य ने वीरा का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ राजवीर भी वीरा का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने वीरा के मासूम से चेहरे को देखकर कहा, वीरा तुम्हारी बेटी मिल गई है, हमारे साथ रहती है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। दोनों कुछ देर तक वीरा और विराज से ऐसे ही बात करते रहे और फिर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ युग और अभिमान दोनों ही अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे। उन दोनों को करीब 1 घंटा गाड़ी में बैठे हुए हो गया था, लेकिन दोनों ही गाड़ी से नहीं उतरे। युग बोला, अब क्या पूरी रात यहीं बैठे रहोगे? अभिमान बोला, युग जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्या करूंगा अंदर जाकर? क्या कहूंगा उसे, कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि सॉरी गलती मेरी है, उसकी नहीं। कहते हुए अभिमान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने आराध्या का रोता हुआ चेहरा आने लगा। आराध्या की बातें याद आने लगी, उसका दर्द याद आने लगा। अभिमान ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। वो इतना तो जानता था कि जितना रायता फैल चुका है, इसे समेटने में बहुत टाइम लगेगा और एक बार को वो आराध्या को मना भी ले तो अनिरुद्ध वो तो जो कहता था वो करता था। अनिरुद्ध इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूलेगा। अभिमान ये सारी बातें सोच रहा था और तभी युग ने अभिमान के बाजू पर हाथ रखकर कहा, क्या सोच रहा है? अब क्या हम पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे?
भाभी से जाकर बात तो करनी ही होगी ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अभिमान ने हैरानी से युग को देखकर कहा, शुरुआत करनी पड़ेगी, मतलब मैं उसे आज मनाऊंगा तो वो मानेगी नहीं। ये सुनकर युग ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और फिर स्टेरिंग को देखकर बोला, देख स्टेरिंग, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना कर तुझ में मार लूं, लेकिन मार नहीं सकता क्योंकि मुझे तो अपने भाई को सही रास्ता दिखाना है। जरा इसे बता कि इतनी जल्दी भाभी नहीं मानेगी, इसे क्या लगता है ये जाएगा भाभी से माफी मांगेगा, इसके और भाभी के बीच में बहस होगी और वो मान जाएगी। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा तो अभिमान ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, तो वो ऐसे नहीं मानेगी। युग का मन कर रहा था कि सच में स्टेरिंग में अपना सिर मार ले, फिर वो बोला, नहीं भाई ऐसे नहीं मानेगी, आज तो शुरुआत है, आज जाकर भाभी को बोलना होगा कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, फिर वो तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाएगी, तुम पर गुस्सा करेगी, हो सकता है तुम्हें गली गली भी दे दे, उसके बाद तुम दोबारा आओगे, फिर से भाभी को मनाओगे, फिर वो तुमसे लड़ेगी, फिर तुम तीसरी बार आओगे। युग ने इतना ही कहा था कि अभिमान ने उसे रोकते हुए कहा, और ऐसे मुझे कब तक आना है? युग ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं पता कब तक आना है, लेकिन जब तक भाभी मान नहीं जाती तब तक तो आना ही है। वैसे भाभी की प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया? अभिमान बोला, गिलहरी की प्रेगनेंसी को करीब 5 मंथ्स हो गए, यानी मेरे पास बस 4 महीने हैं। युग ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बस 4 ही हैं, अब चलो उतरो, कम से कम शुरुआत तो करो। अभिमान एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरी वजह से शिवांगी पर क्या बीत रही होगी, मैंने देखा था अपनी आंखों से वो अपने अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती। पता नहीं यार क्या हुआ था उस रात, लेकिन मैंने कार्तिक और आराध्या की फोटो देखी तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे लगा कि आराध्या एक वक्त में 2 लड़कों को चीट कर रही है। कार्तिक गरीब है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और मुझसे शादी कर ली। मैं बचपन से ही अनिरुद्ध और आराध्या को गलत समझौता आया हूँ। एक बार नहीं सोचा कि उसके पापा ने मेरे पापा के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। अभिमान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले युग ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अब हमारा पहला टास्क आराध्या भाभी को घर लेकर आना है। प्लीज अभिमान एक बार जाकर उससे बात तो कर। अभिमान इस बार चिढ़ते हुए बोला, अभी क्या बात करूं, वो मेरा मुंह देखेगी भी नहीं, जानता हूँ आराध्या को बचपन से जानता हूँ, वो नहीं मानेगी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाकर कहूँगा क्या। अब तो युग का मन कर रहा था कि सच में अपने साथ कुछ कर ले। अभिमान अभी वहीं खड़ा था, वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अभिमान ने बोलना फिर शुरू किया, लेकिन वही रटे रटाए डायलॉग की आराध्या नहीं मानेगी, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, वो बहुत अच्छी है, मैं गलत हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पैदा नहीं होगा, मैं उसे जैसे भी करके मेंशन में लेकर जाऊंगा और भी बहुत सारी बात है। वो बोले जा रहा था और युग अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। अब तो युग भी समझा समझा कर थक चुका था। आखिर उसने एक गहरी सांस ली, एक बटन दबाया जिससे गाड़ी का गेट खुल गया और अगले ही पल उसने अभिमान को गाड़ी में से धक्का दे दिया। अभिमान सीधा धड़ाम से गाड़ी के बाहर जाकर गिरा और अगले ही पल युग भी गाड़ी से बाहर आया और अभिमान को देखकर चिल्लाते हुए बोला, मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन तेरे गाली खाने वाले काम है। 1 घंटे से हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तेरी दुख भरी कहानी सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। जब तू भाभी से बात ही नहीं करेगा, उससे मिलेगा ही नहीं तो क्यों? वो क्या खुद तेरे पास आएगी, तुझे माफ कर देगी और तेरे पास आकर कहेगी, अभिमान मैंने तुम्हें माफ किया, चलो हम मेंशन चलते हैं, अपने बच्चे को साथ में पालेंगे। कौन सी दुनिया में जीता है? अभिमान कहानी के हीरो का बेटा है तू, कुछ तो हीरो वाले गुण होने चाहिए। अभी किसी को फोड़ने के लिए कह दो तो तुम्हारी बाजू इतनी जल्दी ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन इन्हीं हाथ से आराध्या के सामने हाथ नहीं जोड़े जाते। अभिमान चुपचाप कपड़े झाड़ता हुआ उठ गया था और फिर सिर झुकाकर युग के सामने खड़ा रहा। वक्त की बात थी, जब तक अभिमान के साथ ये ट्रेजेडी नहीं हुई थी तब तक अभिमान अपने सारे भाइयों के सामने चौड़ा होकर रहता था और आज पासा पलट गया। युग ने भी अभिमान को अच्छे से डांट दिया था। युग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, ये जो गाड़ी है ना,
ये मेरी है और अगर तुम मेरी बात मानकर आराध्या से मिलने नहीं गए तो मैं ये गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड सारे ब्लॉक हो चुके हैं, कैश तुम्हारे पास है नहीं और मैं भी चला गया तो रोड पर आ जाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि जाओ आराध्या से जाकर माफी मांगो। ये तो पहला टाइम है, पता नहीं तुम्हें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बार अभिमान ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाए और चुपचाप उस बिल्डिंग के अंदर चला गया जहां अनिरुद्ध का फ्लैट था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़क रही थी। उसे अगर अनिरुद्ध कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता तो वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता। इस वक्त अभिमान को इस बात का डर नहीं था कि अनिरुद्ध उसे क्या बोलेगा, लेकिन इस बात का डर जरूर था कि अगर अनिरुद्ध ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो अनिरुद्ध पर हाथ उठा देगा। लेकिन युग की कही हुई बात भी सही थी, उसे आराध्या को फेस तो करना ही पड़ता। आखिरकार अभिमान खुद को समझाता हुआ आराध्या की फ्लैट के बाहर खड़ा था, चेहरे पर पसीना आ गया था। जब लड़ाई की थी तब उसने सोचा नहीं था कि आराध्या को मनाने जाएगा, और अब जब आराध्या के घर के बाहर खड़ा था तो उसकी हालत खराब हो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और बैल बजाए और पहले ही बेल में आराध्या ने दरवाजा खोला। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और आराध्या को भी यकीन नहीं था कि अभिमान उससे माफी मांगने आएगा। उसके तो होश ही उड़ गए थे। वहीं अभिमान ने अपना सलाइवा गटका और धीरे से कहा, गिलहरी आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैं मानता हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन वो गलतफहमी थी। प्लीज गैलरी वापस मेंशन में चलो। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। वो अपने फ्लैट से निकलकर बाहर आई। उसने दरवाजा बंद किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को भी अभिमान के आने की खबर मिले। आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में कुछ गलत कर दूंगी। अभिमान ने धीरे से कहा, प्लीज आराध्या, प्लीज मेरी बात सुनो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तुम्हें समझा दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या के हाथ को पकड़ना चाहा तो आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने खींचकर एक चांटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया। चैप्टर 573 जीजा साले। अभिमान ने हैरानी से आराध्या को देखा। आराध्या लाल आंखों से अभिमान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था उसका गुस्सा अभिमान को जलाकर राख कर देगा। अभिमान ने शर्मिंदगी के साथ कहा, आराध्या एक बार मेरी बात तो सुन लो। आराध्या ने इतने में एक और चांटा अभिमान के गाल पर जड़ दिया और अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। आराध्या अब भी लंबी लंबी सांस ले रही थी। एक तो प्रेग्नेंट थी, ऊपर से अभिमान को देखकर उसका गुस्सा भड़क गया था। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को देखा और शर्मिंदगी से कहा, आराध्या मेरी बात सुनो। और इतने में आराध्या ने अभिमान को मारने के लिए एक और थप्पड़ उठाया तो अभिमान ने अपना चेहरा दोनों हाथों से कवर कर लिया और अचानक ही अभिमान को होश आया। आराध्या वहां नहीं थी। अभिमान सपना देख रहा था। वो अभी भी आराध्या के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ सोच रहा था कि बेल बजाए या नहीं, लेकिन इतने में ही उसे हकीकत जैसा एक सपना दिखाई दिया जिसमें आराध्या उसे 2 थप्पड़ जड़ चुकी थी। अभिमान के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने अपने हाथ से गाल को छू कर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था, यानी आराध्या ने उसे नहीं मारा। अभिमान को यकीन करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, लेकिन फिर उसे यकीन आ गया कि आराध्या ने उसे चांटा नहीं मारा, बल्कि वो सपना देख रहा था। अभिमान ने एक गहरी सांस ली। अभी भी दरवाजे को ही निहार रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना एक हाथ उठाया और बेल बजाने के लिए बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अभिमान ने हैरानी से हल्का सा पलट कर देखा तो वहां अनिरुद्ध खड़ा था और बहुत गुस्से में अभिमान को देख रहा था। पता नहीं क्यों अभिमान को भी अनिरुद्ध को देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि अनिरुद्ध ने भी शिवांगी को परेशान किया था। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं सोचा और सीधा अभिमान की बाजू पकड़कर मोड़ दी और उसका चेहरा दीवार में लगा दिया और दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, अब यहाँ क्यों आया है? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुझे शांति नहीं पड़ी जो आ गया उसे परेशान करने। अभिमान भी मानने वाले नहीं था। मार पिटाई तो रघुवंशी खानदान के खून में थी। उसने भी अनिरुद्ध के पेट में हल्की सी कोहनी मारी और उसे पलटकर दीवार से लगा दिया और फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, मैंने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की तो तूने कौन सा आबाद कर दी? मैं तो एक गलतफहमी के चलते आराध्या को हट कर गया,
लेकिन तूने तो जानबूझकर मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ दिया। अनिरुद्ध को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अभिमान के कॉलर पकड़कर उसे झटका और खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। अनिरुद्ध ने फिर उंगली दिखाकर कहा, अभिमान, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं हूँ। तेरी बहन मेरे साथ 4 महीने रही, लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, और तू इतना कमीना है कि तूने अपनी ही बीवी को गाली दे दी, अपने ही बच्चे को नाजायज ठहरा दिया। अभिमान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी खींचकर एक पंच अनिरुद्ध के मुंह पर जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। दोनों ही पुरानी बातों को दोहरा रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। अनिरुद्ध का गुस्सा तो जायज था, लेकिन अभिमान उसका हाथ क्यों उठा वो भी नहीं जानता था। कुछ भी था, लेकिन अभी भी अभिमान को कोई झुका नहीं पाया था। दोनों ही उस कॉरिडोर में टंगी हुई पेंटिंग को जमीन पर गिरा चुके थे, लेकिन मजाल दोनों में से कोई भी रुका हो। इतने में अनिरुद्ध के फ्लैट का गेट खुला, उसमें से डैनी बाहर आया। डैनी ने दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से अपने लोअर के जेब में से चश्मा निकाला, उसे साफ किया और आंखों पर लगाया तो देखा सच में अनिरुद्ध अभिमान लड़ रहे थे और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डैनी का माथा चकरा गया, वो जल्दी से दोनों के पास गया और दोनों को एक दूसरे से अलग करके बोला, पागल हो गए तुम दोनों, अकल नहीं है तुम दोनों को, ये क्या हरकत है? गली के गुंडे भी ऐसे नहीं लड़ते जैसे तुम दोनों लड़ते हो। अनिरुद्ध ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, पापा हट जाओ, ये खुद को समझता क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे घर में खड़ा है। अभिमान भी गुस्से में बोला, हट जाओ ससुर जी, मैं इसके घर में नहीं खड़ा, कॉरिडोर में खड़ा हूँ और ये इसका घर नहीं है, और ज्यादा बकवास करेगा ना तो ये पूरी बिल्डिंग खरीद लूंगा। अभिमान की बात सुनकर अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया। वो बोला, पापा हट जाओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और आपको लग जाएगी। इसे मैं बताता हूँ, ये बिल्डिंग खरीदेगा, ये बिल्डिंग औकात है इसकी, इसके खुद के बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। अभिमान को ये बात बुरी लग गई, वो बोला, निकाला भी तो साले तेरे वजह से है। ससुर जी अपने बेटे को समझा कर रखो, वरना मेरे हत्थे चढ़ गया तो मरा जाएगा। डैनी उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन बीच में से हट नहीं रहा था। आखिरकार डैनी को गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, अगर एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत समझना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो हाथ नहीं उठा सकता, इस उम्र में भी 4 लोगों को पीट सकता हूँ। अनिरुद्ध अभिमान दोनों ही शांत हो गए। शांत तो नहीं हुए थे, लेकिन अपने हाथ पैर चलाने बंद कर दिए थे। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अंदर जाओ। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक ये अपनी महानुष शक्ल लेकर यहाँ से चला नहीं जाता। डैनी ने अपने बेटे को आंखें दिखाते हुए कहा, अनिरुद्ध मैंने कहा ना अंदर जाओ, इसे मैं भेज दूंगा। अनिरुद्ध ने एक नजर अभिमान को देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, आज के बाद आसपास भी दिखाई देगा ना तो जान से मार दूंगा, बेशक उसके बाद मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। इतना कहकर अनिरुद्ध बहुत गुस्से में अंदर चला गया। उसके जाते ही डैनी ने अभिमान से पूछा, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ क्यों आए हो? अभिमान बोला, ससुर जी आपका दामाद हूँ, कम से कम आप तो मेरी आवभगत कीजिए। चाचू कहते हैं दामाद जब ससुराल जाता है तो उसकी बहुत खातिरदारी होती है, लेकिन यहाँ तो साले साहब पीटने के लिए उतारू हो गए और एक आप हो कि पूछ रहे हो कि यहाँ क्यों आए हो? एक दामाद अपने ससुराल क्यों आता है? डैनी हैरानी से अभिमान को देख रहा था। उसके अंदर आज उसे थोड़ा सा शिवाय नजर आ रहा था, जो पहले कभी नहीं आया, और कहीं ना कहीं डैनी कुछ बातें समझ भी गया था कि शायद शिवाय ने ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन फिर भी डैनी अपनी बेटी को इतनी आसानी से तो अभिमान के साथ भेजता नहीं। डैनी ने गुस्से में कहा, दामाद जी तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें स्वागत के साथ अंदर लेकर जाया जाए। अभिमान कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। डैनी ने अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा कॉरिडोर में धकेलते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से और आज के बाद यहाँ मत आना, वरना आज तो मैंने अपने बेटे को रोक लिया, हमेशा नहीं रोक पाऊंगा। अभिमान ने इस बार हिम्मत करते हुए कहा, ससुर जी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि डैनी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अगली बार तुम्हारे मुंह से मैं ससुर जी नहीं सुनना चाहता।
जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके चलते मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहा हूँ, वरना अनिरुद्ध के साथ मिलकर तुम्हें मारता। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही बच्चे को गाली दे दी। अभिमान इस बार थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोला। ससुर जी, गलत फहमी हो गई थी, लेकिन अब क्लियर हो गई है। आराध्या को लेने आया हूँ। डैनी बोला। और तुम्हें लगता है कि हम आराध्या को तुम्हारे साथ भेज देंगे और तुम्हें लगता है कि तुम आराध्या को अपने साथ ले जाओगे? चले जाओ अभिमान, मेरा दिमाग मत गरम करो। अभिमान धीरे से बोला। ससुर जी, बात तो सुनिए। डैनी ने गुस्से में कहा। जाओ अभिमान। इस बार अभिमान चुपचाप वहां से चला गया और सीधा नीचे अपनी गाड़ी के पास आया, जहां युग गाड़ी के बाहर बियर की बोतल लेकर खड़ा हुआ था। उसने अभिमान की तरफ बढ़ाकर कहा, क्या हुआ? पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। अभिमान ने बियर की बोतल ले ली और एक सिप लेकर बोला, हाँ हो गया। इनफैक्ट मैं तो गिलहरी से मिल भी नहीं पाया। युग को खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अभिमान की राह बहुत मुश्किल है। और तभी युग का फोन वाइब्रेट हुआ। युग ने फोन देखा तो उसमें शिवाय मामू बब्बर शेर का नाम फ्लैश हो रहा था। युग ने फोन स्पीकर पर डाला और बोला, मामू ये तो पीट कर आ गया। अभिमान ने गुस्से में युग को देखा और बोला, पापा पीट कर नहीं आया हूँ, पीट कर भी आया हूँ। शिवाय गहरी सांस लेकर बोला, पीटो या पिटो, लेकिन ये याद रखना कि जिसे तुम पीट रहे हो वो तुम्हारा सिर्फ साला नहीं है, तुम्हारा होने वाला जीजा भी है। क्योंकि मैं शिवांगी की शादी अनिरुद्ध से ही करूंगा। अब वो प्यार से शादी करे या मैं उसे मजबूर करूं, ये मेरा काम है। लेकिन शादी तो अनिरुद्ध की शिवांगी से ही होगी, तो उस पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना कि तुम रघुवंशी खानदान के होने वाले दामाद पर हाथ उठा रहे हो। अभिमान ने गुस्से में पूरी बोतल खत्म कर दी और उसे वहीं सड़क पर फेंक दी और फिर युग के फोन की तरफ देखकर बोला, पापा, एक उसके पापा है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और एक आप हो जो मुझे डरा रहे हो। शिवाय बोला, बेटा मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ। अगर मैं सपोर्ट नहीं करता ना तो तुम्हें कभी सच पता नहीं चलता और तुम अपने और आराध्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही लेकर बैठे रहते और नतीजा ये होता कि वो अपने बेटे को अकेला पाल लेती और तुम भिखारी की तरह भटकते रहते। क्योंकि घर से तो मैं तुम्हें बाहर निकाल ही चुका था, किसी के अंडर तुम काम कर नहीं सकते, लग्जरी लाइफ की आदत पड़ी हुई है ना। तो बेटा थोड़ी मेहनत करो, पर याद रखना अनिरुद्ध रघुवंशी खानदान का होने वाला जमाई है। उसे अगर फिजिकली या मेंटली हट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिमान भी हल्के गुस्से में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते? शिवाय बोला, ठीक है, साफ साफ बता देता हूँ। तुम्हें बहन के साथ साथ भाई को भी पटाना है, उसे इम्प्रेस करना है और बहन को ही क्यों, अपने सास ससुर के दिल में भी अपने लिए जगह बनानी है। अभिमान बोला, पापा ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझसे तो गिलहरी ही पट जाए बड़ी बात है और आप चाहते हो कि मैं उसके पूरे खानदान को पटाऊं। शिवाय बोला, हाँ बिल्कुल यही चाहता हूँ। अभिमान ने एक गहरी सांस छोड़ी और गुस्से में कहा, तो क्या मैं दिन रात यही खड़ा रहूं आराध्या के घर के बाहर? शिवाय ने कहा, हाँ बिल्कुल यही खड़ा रहे। इनफैक्ट अपने चाचू से थोड़ी टिप्स ले ले, उसे एक्सपीरियंस है ये सब करने का। ये कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया और युग हंसते हुए अभिमान को देखने लगा। अभिमान को गुस्सा आ रहा था। युग ने अपना एक हाथ उठाया और अभिमान के माथे पर आए हुए हल्के से खून को अंगूठे से साफ करके कहा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर कर जाना है। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही किचन में थे। सार्थक तो गुस्से में वेदांत को देख रहा था। उसने कभी किचन में पैर नहीं रखा था, पैर तो वेदांत ने भी नहीं रखा था, लेकिन वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था जिससे वो वामिका को इम्प्रेस कर सके। वेदांत को छोटे से किचन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस किचन में सब कुछ ओपन रखा हुआ था, बर्तन भी, गैस भी, कुछ डब्बे, और वेदांत उन सबको निहार रहा था। कुछ सोचकर उसने अपना फोन निकाला तो इतने में सार्थक बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, मैंने कल ही चेक किया था। वेदांत बोला, तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता तो मुंह पर टैप तो लगा सकता है। इतना कहकर उसने फोन अपने कान पर लगाया। शायद किसी से बात करना चाहता था,
दो बैल जाने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ वेदांत बोलो। वेदांत बोला, सांझ भाभी मुझे कुछ बनाना सिखा दो, तुम्हारी देवरानी को इम्प्रेस करना है। ये सुनकर सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। सांझ हैरानी से बोली, क्या कहा वेदांत तुमने? मैं ठीक से सुना नहीं। उद्धरण चिन्ह। वेदांत बोला, भाभी आपने जो सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, प्लीज बता दो ना कोई भी रेसिपी। उद्धरण चिन्ह। सांझ अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए अपने फोन को देख रही थी। वेदांत ने उसे कभी कभी कुछ बातें तो बताई थी, लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताई। पूरी बात तो उसने अपने शौर्य भैया को भी नहीं बताई थी। चैप्टर 574 क्यूट वेदांत। सांझ तो हैरान हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वेदांत ये सब बोल रहा है। वेदांत ने सांझ को इतना ही बताया था कि वो किसी से वन साइड लव करता था और उस लड़की की किसी से शादी हो गई। सांझ ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, वेदांत मुझे ठीक ठीक बताओ, सही सही बताओ, उस लड़की की तो शादी हो गई थी ना? उसका तो बॉयफ्रेंड था ना? तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो? वेदांत बोला, भाभी पहले मुझे कुछ बनाना सिखा दो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सांझ चाहती थी कि वेदांत उसे अभी सब कुछ बता दे, लेकिन वेदांत के पास इतना वक्त नहीं था। वेदांत ने एक बार फिर कहा, भाभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मुझे कुछ बनाना सिखा दो। सांझ एक गहरी सांस लेकर बोली, बाद में रात को ही मैं इंतजार करूंगी, मुझे सब कुछ बताओगे? वेदांत बोला, हाँ भाभी बता दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तो कि मैं अब क्या बनाऊं? सांझ बोली, अच्छा बताओ किचन क्या क्या सामान है? करीब आधे घंटे तक सांझ वेदांत को इंस्ट्रक्शन देती रही और वेदांत खाना बनाता रहा, जबकि सार्थक वहीं खड़ा हुआ नजारे देख रहा था। उसने वेदांत की जरा भी हेल्प नहीं की और वेदांत पूरे कंसंट्रेट के साथ खाना बना रहा था। आखिरकार वेदांत ने थोड़े से पुलाव, थोड़ी सी आलू की सब्जी और रोटी रायता बना लिया था। रोटी थोड़ी जल गई थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी कि खाई ना जा सके। वेदांत ने आखिर में सांझ से कहा, हाँ भाभी हो गया, अब रख दो फोन। सांझ बोली, फोन तो रख दो, लेकिन अगर तुमने मुझे सारी बात नहीं बताई तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। वेदांत बोला, हाँ भाभी बता दूंगा, लेकिन माँ को कुछ मत बताना। सांझ ने हमें गर्दन हिला दी और वेदांत ने फोन कट कर दिया। सार्थक बोला, कैसी माँ है मेरी? अपने देवर से बात करके फोन कट कर दिया। ये नहीं हुआ एक बार पूछ ले कि उनका इकलौता प्यारा सा बेटा कैसा है। वेदांत रोटी पर घी लगाता हुआ बोला, उन्हें पता है तू मेरे साथ है तो तुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उसने एक थाली सार्थक के हाथ पर रखी और बोला, चल सब वहीं बैठकर खाते हैं, और तूने कुछ काम नहीं किया इसलिए अब बर्तन तू धोएगा। सार्थक मुंह बनाता हुआ बोला, बर्तन तो वामिका भाभी धो देगी। वेदांत बोला, देख सार्थक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिद्धि को सच में वामिका की जरूरत है। वो सिद्धि न होकर सिद्धार्थ होता तो मैं या तू उसके पास बैठ जाते, समझ रहा है ना तू? अब मुझे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, वैसे भी ये सारा खाना मैंने बनाया है, बर्तन ही तो धोने हैं और तू धो लियो, किचन मैं साफ कर दूंगा। सार्थक ने मुंह बनाकर वेदांत को देखा और फिर चुपचाप थाली लेकर उस कमरे में चला गया जहां सिद्धि और वामिका थी। वामिका ने सार्थक और वेदांत को हाथ में थाली की पकड़े हुए देखा तो वो बोली, मुझे बुला लेते, मैं हेल्प कर देती। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है और इंसानियत के नाते इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना कहकर उसने थाली बेड पर रख दी। वामिका खड़ी होकर बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने किचन में चली गई। किचन को देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। वेदांत ने खाना तो बना दिया था, खाना देखने में टेस्टी भी लग रहा था, लेकिन किचन इतना गंदा कर दिया था कि वामिका को गुस्सा आ गया। फिर भी उसने अपना गुस्सा वही दबा लिया और खुद सोचकर बोली, खाना तो बना दिया सबने, लेकिन इस किचन का गोबर बना दिया और मुझे 2-3 घंटे लगेंगे इसे साफ करने में। फिर उसने पानी लिया और बेमन से कमरे में आ गई।
उसका मन तो कर रहा था कि वेदांत और सार्थक को अच्छे से सुना दे, फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, ये सोचकर कि आखिर उन दोनों ने मेहनत की है, सबके लिए खाना बनाया है। वेदांत ने वामिका को देखकर कहा, तुम भी खा लो और अपने भाई को भी खिला दो। वामिका सिद्धि को उठाने लगी, लेकिन सिद्धि ठीक से उठ नहीं पा रही थी। लड़की तो थी, शरीर भी कमजोर था, काम भी बहुत करती थी, जिस वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था। और तभी सार्थक ने सिद्धि को उठाने में हेल्प की। सिद्धि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और सार्थक समझ भी रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी नियत बस सिद्धि की हेल्प करनी थी। वामिका अपने हाथों से सिद्धि को खाना खिलाने लगी। सिद्धि की हालत सच में खराब थी। वामिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन क्या करती, वेदांत और सार्थक के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन इतना समझती थी कि सिद्धि बहुत काम करती है। वामिका ने अपने आंसुओं को छुपा लिया, लेकिन वेदांत समझ गया कि वामिका और सिद्धि दोनों ही परेशान है। कुछ सोचकर वेदांत बोला, अंडरस्को, वामिका तुमने जो डिजाइन बनाया था ना, वो मेरे टीम को पसंद आया, क्या तुम मेरे लिए एक और डिजाइन बना सकती हो? वामिका ने वेदांत को हैरानी से देखा तो वेदांत बोला, देखो तुम जॉब नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम घर बैठे मेरे डिजाइन तो बना सकती हो ना, मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे दूंगा। वामिका वेदांत का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे वेदांत पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर उसने सिद्धि की हालत देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी, मुझे पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए। वेदांत बोला, बिना पैसों के तो मैं काम नहीं करवाऊंगा। वामिका बोली, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं जितना काम करूंगी उस हिसाब से पैसे दे देना। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वो सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वेदांत ने सारे बर्तन इकट्ठे किए और सार्थक के हाथ में थमा दिए। सार्थक ने हैरानी से वेदांत को देखा तो सिद्धि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट को जल्दी से कंट्रोल कर लिया। वामिका सिद्धि के पास से खड़ी हुई और सार्थक के हाथों में से बर्तन को लेते हुए बोली, मैं खुद साफ कर लूंगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वेदांत बोला, अंडरस्को, नहीं वामिका तुम्हें तो मेरा डिजाइन बनाना है, तुम ये सब मत करो, मेरा डिजाइन ज्यादा जरूरी है। फिर उसने सार्थक को देखकर कहा, अब यहाँ क्यों खड़ा है, जाना, मैंने कहा था ना कि बर्तन तू धोएगा। सिद्धि को थोड़ी सी और ज्यादा हंसी आ गई। सार्थक जब से यहाँ आया था तब से अकड़ कर रहता था, लेकिन आज सार्थक की शक्ल देखने लायक थी। सिद्धि ने खुद को कंट्रोल कर लिया। इतने में सार्थक ने सिद्धि को देखकर कहा, सिद्धार्थ अपनी हंसी कंट्रोल क्यों कर रहे हो, हंस लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुनते ही सिद्धि के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। तभी वामिका बोली, अंडरस्को, नहीं मैं कर लूंगी, बर्तन साफ, डिजाइन भी बना दूंगी। वामिका ने फिर से सार्थक से बर्तन लेने की कोशिश की। इस बार वेदांत ने वामिका के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखकर बर्तनों से अलग करते हुए कहा, तुम मेरा डिजाइन बनाओ, मैं और सार्थक किचन साफ करेंगे और बर्तन भी धो लेंगे। वामिका आंखें फाड़े वेदांत को देख रही थी। फिर उसने अपने हाथों पर हल्का सा झटका मारा। वेदांत को भी अब महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी में वामिका के हाथों को पकड़ लिया। फिर वो अपनी गलती मानते हुए बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे आज ही डिजाइन चाहिए, तुम प्लीज मेरा डिजाइन बना दो। किचन बहुत ज्यादा गंदा है, आपसे साफ नहीं होगा, वामिका ने वेदांत को जवाब देते हुए कहा। वेदांत बोला, कितना भी गंदा हो मैं कर दूंगा साफ, तुम बस मेरा डिजाइन बना दो। इतना कहकर उसने सार्थक से बर्तन लिए और बोला, तू सिद्धार्थ के पास बैठ और वामिका तुम मेरे साथ चलो, मेरा डिजाइन बना दो। इतना कहकर वेदांत बर्तन लेकर सीधा किचन में आया। पीछे पीछे वामिका आ गई। वेदांत उन बर्तनों को देख रहा था। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बर्तनों को धो दे, और सार्थक वो तो जानबूझकर वहीं खड़ा था ताकि वेदांत उससे बर्तन ले ले। सार्थक काम नहीं करता था और वेदांत सिचुएशन को देखते हुए खुद को उसमें ढालने की कोशिश करता था। किचन की हालत देखकर वामिका बोली, अंडरस्को, साहब आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी, मैं डिजाइन भी बना दूंगी। वेदांत बोला, मैंने कहा ना तुम डिजाइन बना दो,
ये सब मैं कर लूंगा। इतना कहकर वेदांत ने वामिका की बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, प्लीज प्लीज मान जाओ वामिका। फिर उसने वामिका की बाजू को छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इस वक्त वेदांत नहीं चाहता था वामिका काम करे, क्योंकि वामिका मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। वो जितना भी अपना दुख छुपाने की कोशिश करती, लेकिन वेदांत को पता चल जाता। वेदांत चाहता था वामिका डिजाइन बनाए जिससे उसका ध्यान भटक जाए। वेदांत अब भी हाथ जोड़े वामिका के सामने खड़ा था। शायद वामिका ने अपनी जिंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा था जो इतना सॉफ्ट हो। कार्तिक से भी ज्यादा सॉफ्ट उसे वेदांत लग रहा था। फिर वो खुद ही हंसकर वेदांत को देखकर बोली, साहब आपसे नहीं होगा, किचन साफ मैं कर दूंगी। एक सेकंड के लिए तो वेदांत वामिका की छोटी सी मुस्कुराहट में खो गया, लेकिन फिर वो होश में आया और बोला, मैं कर दूंगा किचन साफ। तुम नहीं समझ रही, मुझे डिजाइन आज ही चाहिए। हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, प्लीज कर लो, मुझे किचन साफ करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वामिका वेदांत के सामने हार गई। फिर उसने एक ड्रॉर में से पेपर और पेंसिल कलर निकाले और डिजाइन बनाने लगी। वही वेदांत वापस से किचन में आया। किचन को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करता, प्यार में पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं। जब सीनियर रघुवंशी ने इतने पापड़ बेले हैं तो ये लोग कैसे बच जाते, इन्हें भी तो पापड़ बेलने पड़ते। आखिरकार वेदांत ने बर्तन साफ करने शुरू किए। उसे सार्थक पर गुस्सा भी आ रहा था और वो मन ही मन डिसाइड कर चुका था कि कल वो सार्थक की मुड़ी पकड़कर हिला देगा। सारे बर्तन साफ करने के बाद वेदांत ने किचन में नजर घुमाई तो उसे खुद महसूस हुआ कि वाकई ही उसने किचन को बहुत गंदा कर दिया। फिर उसने एक डब्बे को उठाकर अपनी जगह रखा। फिर वो एक डब्बे को लेकर बाहर वामिका के पास गया और बोला, इसे कहाँ रखना है? वामिका बोली, वही गैस के ऊपर जो स्लिप है उसके ऊपर। वेदांत अंदर जाकर उस डब्बे को रख कर आया। फिर वो एक छोटी सी पॉलिथीन लेकर आया जिसमें कुछ सब्जियों थी। वेदांत बोला, इसे कहाँ रखना है? वामिका उस पॉलिथीन को देखकर बोली, इसमें तो सब्जी है ना साहब, इसे अच्छे से लपेटकर वहां रख दीजिए जहां टमाटर रखे हैं। वेदांत ने हमें गर्दन हिलाए और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा सा कुकर लेकर आया और वामिका को दिखाकर बोला, अंडस्को, इसे कहाँ रखना है? वामिका ने अपनी पेंसिल एक तरफ रखी और उठकर वेदांत के पास आई और बोली, मैं कर दूंगी साहब, आपसे नहीं होगा। वेदांत बोला, नहीं नहीं, देखो मैंने आधा किचन साफ कर दिया है, आधा भी कर दूंगा। वामिका ने इस बार वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे किचन से बाहर निकालते हुए बोली, मैंने कहा ना साहब मैं कर दूंगी, आप जाकर वहां बैठिए, मैं 10 मिनट में ये सब खत्म करके आता हूँ। वेदांत इस बार किचन से निकल गया और वामिका किचन में आई। सच में वेदांत ने काफी हद तक किचन साफ कर दिया था और बचा कूचा किचन वामिका ने 10 मिनट में साफ कर दिया। फिर वो हाथ धोकर बाहर गई। तब तक वेदांत सोफे पर बैठा बैठा सो चुका था। वामिका ने एक नज़र वेदांत को देखा और फिर मन में बोली, ये साहब कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छी परवरिश है इनकी जो ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। कोई और लड़का होता तो अब तक हमारा फायदा उठा चुका होता या फिर यहाँ से चला गया होता। कुछ सोचकर वामिका ने वेदांत के जूते निकालने के लिए अपना एक हाथ वेदांत के पैर पर लगाया और तभी वेदांत की आंख खुल गई। वेदांत ने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचा और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? वामिका थोड़ा सा घबरा गई और फिर हिचकिचाते हुए बोली, साहब आप सो गए थे तो मुझे लगा आपके जूते निकाल देती हूँ, आप ठीक से सो जाएंगे। वेदांत बोला, अंडस्को, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम डिजाइन बना दो। वामिका को लगा कि शायद उसका छूना वेदांत को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चुपचाप एक कुर्सी लेकर आए और उस पर बैठकर डिजाइन बनाने लगी। वो जानबूझकर वेदांत के पास नहीं बैठी। वो अपने मन में ये बात बैठा चुकी थी कि उसका छूना, उसका बात करना वेदांत को पसंद नहीं, जबकि उसका उल्टा था। वामिका चेयर पर बैठकर काम करने लगी। वेदांत की आंखें फिर से धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो थक गया था, सोना चाहता था। इतने में वामिका बोली, अंडस्को, साहब ये देखना मैंने ये डिजाइन बनाया है। वेदांत ने पेपर लिया, उसे देखकर कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बाकी के डिजाइन कल बना लेना, जब तक मैं इसे ही भेज देता हूँ। इतना कहकर उसने पेपर उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
चैप्टर 575 उसे दर्द हो रहा है यार। वेदांत बहुत थका हुआ था, कमरे में आया और आकर धड़ाम से उस गद्दे पर लेट गया, लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन चेक किया तो वो सांझ का फोन था। वेदांत ने फोन उठाया और बोला, भाभी बहुत थक गया हूँ, पक्का प्रॉमिस सुबह उठते ही बता दूंगा, प्लीज भाभी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। वही सांझ अपने फोन को देख रही थी। उसे तो आज रात नींद आने वाली नहीं थी। एक तो पहले ही शौर्य ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था और दूसरा वेदांत ने भी उससे बात नहीं की। वो अपने फोन को देखकर बोली, वेदांत तुम भी ना, तुमने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी। इतना कहकर वो भी लेट गई। वहीं दूसरी तरफ सिद्धि बैठी हुई थी। उसके हाथ में दर्द था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। दवाई देने के बाद दर्द कम तो हुआ, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। वहीं सार्थक चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन सिद्धि से बात करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। जब उसे सिद्धि सिद्धार्थ लगता था, तब तो कहीं भी हाथ मारकर उससे बात कर लेता था, लेकिन अब तो वो अपनी जुबान और हाथ दोनों को कंट्रोल करने वाला था। वही सिद्धि सार्थक को अपने कमरे में देखकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, लेकिन उसे जाने के लिए कह भी नहीं सकती थी। सार्थक अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन बीच बीच में सिद्धि की तरफ भी देख रहा था। सिद्धि चुपचाप बैठी थी। उसे वॉशरूम जाना था और सार्थक था कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सिद्धि से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और वो सार्थक के सामने वॉशरूम नहीं जाना नहीं चाहती थी। सार्थक भी वहां बैठना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, वेदांत ने उससे कहकर गया था, इसलिए वहां बैठा था, वरना नींद तो सार्थक को भी बहुत आ रही थी। फिर भी सार्थक के मन में सिद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। सच में उसकी नजरों में सिद्धि की इज्जत बढ़ गई थी। एक तो सिद्धि लड़का बनकर इतना काम करती थी और जब से उसने सार्थक को बचाया था, तब से तो सार्थक उसे अलग ही नजर से देखता था। इतने में वामिका उस कमरे में आई। वामिका को देखकर सिद्धि की आंखों से एक आंसू बह गया। वामिका ने सिद्धि के आंसू को देखकर सार्थक की ओर देखकर कहा, अंडस्को साहब अब मैं आ गई, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। सार्थक खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चला गया। सार्थक के जाते ही सिद्धि ने अपनी दोनों बाहें वामिका की ओर फैला दी और वामिका जल्दी से आकर सिद्धि के गले लग गई। वामिका बोली, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत देर से रोक कर बैठी हूँ, लेकिन साहब है कि यहीं बैठे हुए थे, यहाँ से उठे ही नहीं, जिस वजह से मुझे पेट में भी दर्द होने लगा। वामिका सिद्धि को सहारा देते हुए बेड पर उठाते हुए बोली, अच्छा चल वॉशरूम चलते हैं। और फिर वामिका सिद्धि को वॉशरूम में ले गई। 10 मिनट बाद वामिका सिद्धि को सहारा देते हुए वापस से कमरे में लेकर आ गई। सिद्धि ने बेड पर टेक लगाए और बोली, अंडस्को वामिका बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। वामिका बोली, लगता है टैबलेट का असर खत्म हो गया, और रुको मैं तुझे दूसरी टैबलेट देता हूँ। इतना कहकर उसने सिद्धि को दूसरी टैबलेट दे दी और फिर उसे अच्छे से लेटा दिया और फिर उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, अब तुम सो जाओ, सो जाओगी तो आराम हो जाएगा, ज्यादा चोट नहीं है, हफ्ते भर में ठीक हो जाओगी। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे दर्द तो हो रहा था। ये सारा नजारा सार्थक कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ देख रहा था। उसे भी सिद्धि के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करता, वेदांत ने मना किया था कि वो सिद्धि को अनकंफर्टेबल नहीं करेगा और यही सोचकर से सार्थक वहां से चला गया। सार्थक सीधा अपने कमरे में आया और आकर वेदांत के पास लेट गया। सार्थक को थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। अब बार बार उसकी आंखों के सामने सिद्धि का चेहरा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और तभी वेदांत नींद में बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सार्थक बोला, उसे दर्द हो रहा है यार। वेदांत ने कहा, देख हम किसी का दर्द तभी कम कर सकते हैं जब उसके हिस्से का काम कर ले, लेकिन तू तो कुत्ते वहीं बैठा रहा, ताकि वामिका जाकर बर्तन धो दे, कल से किचन का काम कर दिया कर, ताकि दोनों को रास्ट मिल जाए। सार्थक हल्का सा पलटा और वेदांत के बाजू पर सिर रखकर बोला, वेदांत बहुत अच्छा है यार, मैं तेरे जितना अच्छा नहीं हूँ। वेदांत ने अपना एक हाथ सार्थक के सिर पर रख लिया और उसे थपकी देता हुआ बोला, अंडस्को चल सो जाओ, ज्यादा मस्का मत लगा, लेकिन कल से किचन का काम करना है,
सार्थक ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसी के साथ दोनों चाचा भतीजे सो गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में आज मीरा की पहली हियरिंग थी। सब कोर्ट में मौजूद थे। शौर्य पूरी तैयारी के साथ आया था, जबकि राजवीर को डर लग रहा था। राजवीर और शौर्य दोनों गाड़ी से उतरे तो राजवीर बोल अंडस्को शौर्य पक्का तू संभाल लेगा, ऐसा तो नहीं ससुर बहू एक साथ ऑस्ट्रेलिया की जेल में चक्की पिसे। शौर्य बोला, यहाँ चक्की नहीं पिसवाते। राजवीर बोला, अरे जो भी काम कराते हैं ससुर और बहू बैठकर वही काम करोगे क्या? तू पक्का संभाल तो लगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं मीरा को बचाने के चक्कर में तेरे फेक डॉक्यूमेंट पकड़े जाएं और हम सब यही फंस कर रह जाएं। देख अगर चाचू को सब कुछ पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चाचू को सब कुछ बता देना चाहिए था। शौर्य बोला, अंडस्को यार तू डरता बहुत है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ भी करके इस केस को इंडिया ट्रांसफर करवाऊं, पर जहां तक मुझे लगता है ये लोग इंडिया ट्रांसफर करेंगे नहीं, क्योंकि वो लड़का ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन था। देखते हैं क्या होता है, चलो। राजवीर अपने दिल पर हाथ रख कर बोला, तुझे पता है मुझे कभी डर नहीं लगा। मैंने शिवाय के साथ बहुत मिशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन यहाँ बहुत डर लग रहा है यार, कहीं मीरा को कुछ हो ना जाए तो हम पूरी पैंथर को क्या जवाब देंगे। पूरी पैंथर का इंतजार बहुत सालों बाद खत्म हुआ है, मैं नहीं चाहता कुछ उल्टा सीधा हो जाए। शौर्य ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे कोर्ट के अंदर ले जाता हुआ बोला, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद सब ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट के अंदर थे। शौर्य अपने नकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुका था। उन्हें यकीन दिला चुका था कि वो इंडिया में एक लॉयर है। किसी को उसके नकली डॉक्यूमेंट पर शक भी नहीं हुआ। जिसे शक हुआ उसका मुंह में पैसों से बंद कर दिया। शौर्य ने सामने बैठे जज को देखकर कहा, सर ये सीधा सीधा सिर्फ डिफेंस में किया गया मर्डर है और जहां तक मुझे लगता है सेल्फ डिफेंस में किए गए मर्डर पर कोई सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे पास कुछ एविडेंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। शौर्य ने कुछ पेपर जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर सीधी सी बात है, लेडीज वॉशरूम में जेंट्स का क्या काम? यानी हो ना हो होटल के किसी स्टाफ मेंबर ने उस लड़के की मदद की और वो लड़का मेरी क्लाइंट मीरा के साथ जबरदस्ती करने के लिए उस वॉशरूम में घुस गया। मेरे क्लाइंट ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाए जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसे ही शौर्य ने न जाने कितनी देर तक वहां के लॉयर से बहस की, वहां के जज से बहस की। वहां दो लॉयर थे जो शौर्य के ऑपोजिट थे, लेकिन शौर्य अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। राजवीर तो बैठा बैठा ये सोच रहा था, इसे लॉयर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, लेकिन इसने कितने अच्छे से मीरा का कैसे हैंडल कर लिया। उसने एक नज़र शौर्य को देखा जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केस लड़ रहा था, और दूसरी तरफ मीरा को जो नम आंखों से बैठी हुई बस कृष की ओर देख रही थी। कुछ भी करके उसे अपने कृष के पास जाना था। कृष भी राजवीर के पास बैठा हुआ था। 2 दिन से सोया नहीं था कृष, उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। सोई तो मीरा भी नहीं थी, ना उसने कुछ खाया था। कुछ भी करके यहाँ से जाना चाहती थी और शायद ही कभी भूलकर वापस ऑस्ट्रेलिया आती। एक लंबी चौड़ी आर्गुमेंट के बाद फाइनली शौर्य केस जीत गया और इसी के साथ मीरा को रिहा कर दिया गया। इस बेस पर कि उसने सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है। मीरा चेयर से उठकर सीधा भागती हुई कृष के पास आई और कृष ने उसे गले लगा लिया। वहीं राजवीर में भी एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, लेकिन शौर्य ने सब कुछ संभाल लिया था। फाइनली शौर्य ने अपने दोनों बाजू फहलाए और राजवीर ने उसे गले लगाकर कहा, मानना पड़ेगा शौर्य, मुझे यकीन नहीं आता कि तूने इतनी आसानी से मीरा को रिहा करवा दिया। शौर्य ने वही रखा हुआ एक पानी का गिलास उठाया और उसे पीते हुए बोला, आसानी से नहीं कराया, देख रहा है ना 4 घंटे से कैसे कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ। तब जाकर इन्हें समझ आया कि मीरा ने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा है। चलो अब ये सब तो ठीक हो गया, बट एक प्रॉब्लम है। राजवीर बोला, क्या प्रॉब्लम है? शौर्य ने कृष की ओर देखकर कहा, तुम मीरा को लेकर होटल चलो और उसके बाद इंडिया चले जाना। कृष बोला, आप दोनों नहीं चलेंगे। शौर्य बोला, हमें कुछ काम है, तुम जाओ। कृष मीरा को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही राजवीर बोला, अंडस्को क्या प्रॉब्लम है?
शौर्य ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखा और उसे बाहर की तरफ चलने का इशारा किया और अगले 10 मिनट में वह दोनों अपनी गाड़ी के पास थे। शौर्य बोला, देखो मुझे नहीं लगता कि मीरा के साथ यह जो कुछ हुआ वह कोइंसिडेंस था। मुझे लग रहा है कोई तो है जिसने जानबूझकर हमारे बच्चों की खुशियों में आग लगाने की कोशिश की है, वरना ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में किसी लड़की को हायर करके फिजिकल नीड कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी वह लड़का हमारे मीरा के पीछे पड़ा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मीरा ने बताया था ना कि वह इंडिया से ही मीरा को स्टॉक करता हुआ आ रहा था, यानी होना हो इसके कनेक्शन इंडिया में ही है, बस हमें ढूंढने पड़ेंगे। राजवीर शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, क्या बात है, तेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, ये तो मैंने सोचा नहीं। शौर्य बोला, चल राजवीर गाड़ी में बैठ, अभी हमें जज को पैसे देकर भी आने हैं। पैसे भी खा लिए और 4 घंटे में कुत्ते की तरह भौंकता भी रहा। राजवीर को हंसी आ गई, फिर उसने गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा, हाँ चल बैठ। वहीं दूसरी तरफ कृष मीरा होटल पहुंच गए थे। मीरा अब भी कृष के गले लग रो रही थी। कृष ने मीरा के बालों को सहलाते हुए कहा, अंडस्को, ए छुटकी, अब क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, देखो तुम मेरे पास वापस आ गई। मीरा कुछ नहीं बोले, बस रोती रही। कृष बोला, मीरा शांत हो जाओ, चलो अब तुम नहा लो, फ्रेश फील होगा। 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट है, हम इंडिया वापस चलेंगे। मीरा अब भी कुछ नहीं बोली, वो बस कृष को पकड़े हुए रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह हमेशा के लिए अपने कृष के पास वापस आ गई। कृष ने अपनी पकड़ कस दी और एक बार फिर मीरा को समझाते हुए बोला, देखो प्लीज रोना बंद करो, घर में किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हें भी नहीं संभाल सकता तो सब मुझ पर ही गुस्सा करेंगे, प्लीज शांत हो जाओ। मीरा इस बार कृष को देखकर रोते रोते बोली, अब हम कभी इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, मुझे नहीं जाना इंडिया से बाहर, मुझे कहीं नहीं जाना, हमेशा रघुवंशी मैंशन में रहना है, हमेशा आपके पास रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। कहते कहते मीरा और ज्यादा रोने लगी। कृष मीरा के आंसू पोंछे और बोला, अच्छा ठीक है, चलो तुम नहा लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। कृष्ण को लेकर वॉशरूम में आ गया। 20 मिनट बाद कृष और मीरा दोनों बाथरॉब पहने वॉशरूम से बाहर आए। कृष मीरा को संभालते हुए बेड पर लेकर आया, उसने मीरा को बैठाया और फिर वह मीरा के कपड़े लेकर आया। कृष ने मीरा के कपड़े चेंज किया और इस बीच कृष ने मीरा को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं किया, बल्कि बहुत प्यार से उसके साथ पेश आ रहा था। कृष ने मीरा को लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कृष उठने को हुआ लेकिन मीरा ने कृष्ण हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। कृष ने मीरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस चेंज कर रहा हूँ। मीरा ने कृष का हाथ छोड़ दिया और कृष कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया।